हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपेक्स कोचिंग क्लासेज। दोस्तों, आज मैं आप लोग को वर्क के बारे में बताऊंगा जो कि आपका 6 to 9 प्लस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं वर्क के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे, हॉकी खेलते होंगे, कबड्डी खेलते होंगे, सारे में हम लोग को वर्क की ज़रूरत होती है। ओके, तो वर्क की ज़रूरत होती है। और मान लीजिए आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट में आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? बैट से बॉल को मारते हैं। ओके, बैट से बॉल को मारते हैं, यानी कि बैट से बॉल मारने में आप क्या यूज किए? कार्य यूज किए। ठीक, तो उसी कार्य के बारे में आज हम आपको अच्छे से और विस्तार से बताएंगे कि कार्य होता क्या है। मुझे ये पता है आप लोग को फोर्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी। अगर ये आपके पास जानकारी है तो इस कार्य चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ओके, तो चलिए हम लोग चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिफिनीशन जान जाते हैं, कार्य होता क्या है। तो डिफिनीशन जान जाते हैं, कार्य होता क्या है। डिफिनीशन, जिसको कि आप यूपी बोर्ड के बच्चे कहेंगे परिभाषा क्या होता है। परिभाषा तो देखिए, सबसे पहले वर्क वो चीज होता है, किसी भी वस्तु को बल लगाए हम और बल की दिशा में विस्थापित कर दें हम, तो वो क्या होता है? वही होता है हमारा कार्य। यानी किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में वस्तु को विस्थापित कर देना कार्य कहलाती है। ओके, तो क्या कहेंगे? अगर मान लीजिए, और सीबीएसई बोर्ड के लिए बच्चों के लिए मैं बोल दे रहा हूं, यदि मान लीजिए कोई थिंग है, कोई वस्तु है और उस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? वर्क कहलाएगा। ओके, तो मैं हिंदी में लिखता हूं, आप लोग इंग्लिश में बोल रहा हूं, उसको नोट करते चलिएगा जो उनको दिक्कत होगी। तो देखिए, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। कार्य कहलाता है। ओके, तो किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना ही कार्य कहलाता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे? आज इस कार्य के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, कार्य एक क्या है? कार्य एक अदिश राशि है। अदिश राशि मीन्स अदिश सदिश जानते होंगे आप लोग, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। तो अदिश राशि में होता क्या है? डायरेक्शन की हमको जरूरत नहीं होती है, किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, यानी कि ये अदिश राशि है। ओके, तो ये डिफिनीशन हो गया वर्क का। अगर मान लीजिए कोई वस्तु है, उस पर हम एफ न्यूटन का बल लगा रहे हैं, जैसा कि एफ हम जैसे ही बोलेंगे आप लोग को समझना क्या है? दिस इज द फोर्स, यानी कि बल है। ओके, और जैसे ही विस्थापन बोलेंगे आप ये समझिएगा यस, यानी कि डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। ओके, तो विस्थापन समझिएगा। और W इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स, यानी बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन।
बल की दिशा में विस्थापन। ओके, तो देखिए बल हम कहें कि F से हम डिनोट कर रहे हैं और विस्थापन S से डिनोट कर रहे हैं। ओके, तो बल हम F से डिनोट कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट S से। तो बल की जगह हम क्या रख देंगे F, और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन S हो रहा है। मान लीजिए ये कोई वस्तु है, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इधर हम बल लगा रहे हैं और इसको हम बल लगाकर यहाँ पे कर दिए, ठीक। और मान लीजिए यहाँ पे हमारा ये यस डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, चला और फोर्स लगाए F का, तो ये फार्मूला W इज इक्वल टू F इंटू एस हमारा सेटिस्फाई करेगा। F इंटू एस, W इज इक्वल टू F इंटू एस, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, स्टैंडर्ड। अभी इसके हम बहुत सारे केस के बारे में बताएंगे जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा जो फोर्स है यही होता है, जो कार्य है यही होता है। तो इस तरह देखिए किसी वस्तु पर हम F न्यूटन का इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और ये जो है यहाँ पे पहुंच गया और ये डिस्प्लेसमेंट जो है यस तय किया, तो जो होता है वर्क हमारा क्या हुआ F इंटू एस के बराबर हुआ। ओके, ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसके यूनिट के बारे में जान जाएंगे। यहाँ तक मेरा हो गया तो इसके यूनिट को समझना आसान हो जाएगा। तो मैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, तो ये W हम वर्क मतलब यहाँ पे वर्क समझिएगा, यानी कि कार्य, कार्य को डिनोट कर रहा है W, या फोर्स को या डिस्प्लेसमेंट को। तो देखिए अगर हम कार्य का मात्रक बोला जाए, कार्य का मात्रक अगर लें तो क्या होगा, यानी कि W का मात्रक, कार्य का मात्रक, ठीक। कार्य का मात्रक यानी कि बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक, और बल का मात्रक यानी कि बल का मात्रक गुणे विस्थापन का मात्रक, यूनिट, जिसको यूनिट बोला जाता है, या इसको बोलते हैं यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क बोलते हैं। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा, बल का मात्रक गुणे विस्थापन। तो मुझे जहां तक पता है, अगर नहीं जानकारी है तो मैं बल के बारे में, विस्थापन के बारे में आप लोग को विस्तार से समझाएंगे। लेकिन अभी के लिए याद कर लीजिए, बल का मात्रक अगर एमकेएस पद्धति में देखा जाए, एमकेएस पद्धति क्या होता है, सीजीएस पद्धति क्या होता है, ये भी आप लोग को पता चलेगा, धीरे धीरे सब पता चलेगा। लेकिन अभी जानिए बल का मात्रक एमकेएस पद्धति में देखा जाए तो न्यूटन होता है, न्यूटन होता है। और अगर विस्थापन का मात्रक देखा जाए तो मीटर होता है, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल, ठीक। लेकिन ये एमकेएस पद्धति में होगा, एमकेएस सिस्टम में हुआ, ठीक। लेकिन अगर सीजीएस पद्धति की बात की जाए तो वर्क का यूनिट क्या होगा, बल का मात्रक अगर सीजीएस पद्धति में देखा जाए तो क्या होता है, डाइन। और अगर विस्थापन का मात्रक देखा जाए तो सेंटीमीटर। ओके, तो इन दोनों को लेकिन इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा डाइन इंटू सेंटीमीटर, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। ओके, आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये सीजीएस पद्धति में, सीजीएस सिस्टम में हमारा बल का वर्क का यूनिट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, जूल हो गया, इसमें एमकेएस पद्धति में वर्क का यूनिट। तो यहाँ हो गई यूनिट्स की बात। आप लोग को क्या पता चला, बल का डिफिनीशन पता चला, वर्क का डिफिनीशन पता चला, फिर आप लोग के वर्क के यूनिट के बारे में पता चल गया। अब यहाँ पे हमको दो चीज मिल गई, जूल और अर्ग। तो हम लोग को एक चीज करते हैं, जूल और अर्ग में हम लोग क्या कर लेते हैं,
रिलेशन भी देख लेते हैं, जूल और अर्ग में रिलेशन क्या है। ओके, रिलेशन क्या है, एमकेएस पद्धति में है और ये सीजीएस पद्धति में। अगर कोई भी आप यूनिट बोलते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तो एमकेएस होता है, जिसको एसआई यूनिट भी बोल दे सकते हैं। तो अगर कोई आपसे कोई वर्क का यूनिट बताइए तो आप सीधे बोलेंगे जी सर जूल होता है। अगर न्यूटन मीटर भी बोले तो कोई गलत नहीं बोल सकता, डाइन पर सेंटीमीटर बोले तब भी कोई गलत नहीं बोलेगा, अर्ग बोले तब भी नहीं कोई गलत। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर पूछ रहा है एमकेएस पद्धति में बताइए, तो आप कहेंगे कि भैया जूल होता है या न्यूटन मीटर होता है। ओके, लेकिन जूल हम नाम दे दिए तो जूल, और एक काम करते हैं, रिलेशन बिटवीन जूल एंड अर्ग, ठीक है, इन दोनों में रिलेशन जान जाते हैं। तो देखिए, हमको पता है 1 जूल अगर हम लिखें 1 जूल, तो ये हो जाएगा 1 न्यूटन इनटू 1 मीटर, सॉरी 1 मीटर हो जाएगा। और हमको पता है, ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, ठीक। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। जब मैं फोर्स पढ़ाऊंगा तो ये आपको बताऊंगा। अभी मैं फर्स्ट लेक्चर जैसा कि देख रहे हैं आप लोग, उसमें बता रहा हूँ फिजिक्स से। तो आप लोग को ये न्यूटन के बारे में अगर नहीं पता होगा, न्यूटन मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 5 डाइन, तो इसको याद कर लीजिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 10⁵ डाइन लिख सकते हैं, और इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि इसको 10⁻² सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, हो जाएगा 10⁷ डाइन इंटू सेंटीमीटर। और डाइन पर सेंटीमीटर को, डाइन इंटू सेंटीमीटर को क्या बोले हैं, अर्ग, यानी कि 10⁷, यानी कि 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁷ अर्ग। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये चीज याद हो जाना चाहिए, कैसे निकला आप लोग को पता चल जाना चाहिए। कोई भी यूनिट है, कोई एमपीएस में है, अर्ग में निकालना है तो रिलेशन आराम से निकल जाता है। बस थोड़ी बहुत आपको जानकारी, जैसे कि मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, न्यूटन को डाइन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, न्यूटन को डाइन में कैसे लाए हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। चलिए उस पर नहीं चलते हैं, उस पर चलेंगे तो हम लोग फोर्स, पूरा फोर्स ही समाप्त हो जाएगा, फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ ना कि इसको जितने सरल लैंग्वेज में हो सकता है मैं समझा दूँ। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अब चलिए, मैं इसके बहुत सारे कंडीशन भी बनते हैं। बहुत सारे कंडीशन बनने का मतलब, एक मिनट, बहुत सारे कंडीशन बनने का मतलब ये है कि अगर मान लो फोर्स हमारा थीटा एंगल से लग रहा है, फोर्स हमारा 90 डिग्री के एंगल से लग रहा है, तो क्या होगा। तो इस कंडीशन में आप लोग थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन अभी जब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप लोग को दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ओके, आइए चलते हैं। स्थितियां, या इसको बोल सकते हैं कंडीशंस। कंडीशंस पहले तो हम इसका स्टैंडर्ड कंडीशन जो है, इफ फोर्स इज एट थीटा एंगल देन, ओके। तो देखते हैं, अगर जो है, अगर जो बल थीटा कोण पर लगता है तो क्या होता है। देखिए ये मान लीजिए क्या है हमारा
कोई वस्तु है, इस वस्तु पर हम इस तरह से कोई फोर्स लगा, मान लीजिए इधर कोई फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके जा किधर रहा है, इधर जा रहा है। ये वस्तु इधर कोई फोर्स लगा लेकिन ये पहुंच गया यहाँ पे, ठीक, यानी ये थीटा एंगल पे लग रहा है। तो दो मेरे घटक आएंगे, एक क्षैतिज घटक आएगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक आएगा। और जो क्षैतिज घटक होगा यफ कॉस थीटा हो जाएगा, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा यफ साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो समझ गए होंगे लोग, ये यफ कॉस थीटा हो गया, यफ साइन थीटा हो गया। ये अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यस का हो रहा है, तो क्या होगा, हमारा वर्क जो होगा यफ इंटू यस इंटू कॉस थीटा होगा। यही कॉस थीटा हमारा वर्क का वैल्यू अब जो है यफ कॉस थीटा है, और यही यफ कॉस थीटा इसमें मल्टीप्लाई करके हम तब ये है यफ एस कॉस थीटा, यफ एस। ओके, तो यही एफ एस कॉस थीटा हो गया। तो अब ये हमको पता चल गया, अगर जो है हमारा बल जो है थीटा एंगल पे लग रहा है तो हमारा वर्क जो होगा एफ एस कॉस थीटा होगा। ओके, अब चलते हैं इसके कंडीशंस के बारे में। इफ फर्स्ट कंडीशन है, इफ जो है इफ बल और विस्थापन की दिशा सेम हो, बल और विस्थापन की दिशा, विस्थापन जिस दिशा में हो रहा है उसी दिशा में बल हो लग रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज सेम। ठीक, तो क्या होगा, तो हमारा थीटा का वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। कोई भी पैरेलल चीज हो तो जीरो होता है, तो ये पैरेलल ही है। देखिए डिस्प्लेसमेंट उतना हुआ, फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमारा थीटा क्या होगा, जीरो। यानी कि ये W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू यस इंटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, थीटा के जगह हम क्या रख देंगे, F इंटू यस इंटू कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू 1, यानी कि हमारा W जो होगा F इंटू यस। और इस कंडीशन में हमारा जो W है मैक्सिमम होगा। देखिए ये पॉजिटिव है प्लस मैक्सिमम होगा, ये पॉजिटिव होगा एंड मैक्सिमम होगा, इससे ज्यादा कहीं नहीं होगा। ठीक, सेकंड कंडीशन आप लोग देखिए, सेकंड कंडीशन इफ क्या हो, हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, तो क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90, यानी कि F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू F इंटू यस इंटू कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू 0, तो F इंटू यस इंटू 0, यानी कि ये 0। यानी कि इस कंडीशन में हमारा कोई कार्य नहीं होगा, इस कंडीशन में कोई कार्य नहीं होगा। अगर हम फोर्स जो है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहां पे अगर कूली जो है, कूली जब सर पे अपना बोझ उठाता है तो और ले जाके कहीं और रख देता है, तो वहां पे कोई कार्य नहीं माना जाता है, क्योंकि वो 90 डिग्री पे उठाया, लेके गया, फिर रख दिया, तो वहां पे कोई कार्य नहीं होगा। ओके, थर्ड कंडीशन देखिए, थर्ड कंडीशन, अगर जो है डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज
नॉट सेम, मतलब कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। तो हमारा थीटा जो बनेगा ना वह 180 बनेगा। 180 बनेगा तो एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ इंटू यस इंटू कॉस 180 हो जाएगा। और ऐसे जब होगा एफ इंटू यस इंटू कॉस 180 -1, यानी कि वर्ग जो हमारा होगा निगेटिव होगा। और इस दिशा में हमारा, इस दिशा में कहे या इस कंडीशन में हमारा वर्क निगेटिव होगा, ऋणात्मक होगा। और जो ऐसा कि हम लोग कार्य करेंगे नहीं, कार्य और बढ़ जाएगा, ऐसे कह सकते हैं। फोर्थ कंडीशन क्या होता है? फोर्थ कंडीशन कहते हैं, फोर्थ कंडीशन सिंपल है। यदि मान लो कोई कैसा भी बल लगा रहे हो, उस पर कैसा भी बल लगा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है। मतलब वो आपके करने, मतलब फोर्स कितना भी लगा दो, दीवार है, हम कोई भी फोर्स लगा रहे हैं लेकिन इसको हम खिसका पाएंगे नहीं, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। यानी कि उस दिशा में भी हमारा वर्क उस दशा में भी 0 होगा, यानी कि उस दशा में भी कोई कार्य नहीं होगा। कैसे? W इज इक्वल टू एफ इंटू एस लिखते हैं, यस जब 0 तो W ऑटोमेटिकली 0। ये कंडीशंस के बारे में पता चल गया। अब चलिए आपको क्या क्या पता चल गया, मैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता देता हूं। आपको ये तो पता चल गया कार्य कहते किसको है, समझ में आ गया होगा। ओके, आपको ये पता चल गया कार्य राशि कौन सा है, ये अदिश राशि है या सदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, दो पता चल गया। आपको ये पता चल गया कि इसका यूनिट क्या होता है, एमकेएस पद्धति में क्या यूनिट होता है, सीजीएस पद्धति में क्या यूनिट होता है। फिर आपको ये पता चल गया होगा कि अच्छा ठीक है, जूल और अर्ग अगर होता है तो जूल और अर्ग में रिलेशन क्या होता है। ठीक, अब वर्क का जो कंडीशन है, अगर थीटा एंगल पे होता है तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा होता है। तो एफ एस कॉस थीटा होता है, लेकिन अगर मान लो कि ये जो दोनों डायरेक्शन सेम हो, अगर दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल विपरीत हो, दोनों का डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो और हमारा डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो कैसे कैसे कार्य होते हैं, किस किस प्रकार के, कब मैक्सिमम होगा, कब मिनिमम होगा, कब कोई कार्य नहीं होगा, सारे कंडीशंस पता चल गए। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। मैं एक दो न्यूमेरिकल आपका प्रैक्टिस करवा देता हूं, जिससे कि आपको आगे की वर्क के बारे में तो मुझे नहीं लगता है कुछ पढ़ना पड़ेगा आपको, तो इसको मैं मिटा रहा हूं। चलिए न्यूमेरिकल्स यानी कि आंकिक प्रश्न, आंकिक प्रश्न के बारे में पढ़ना है। मान लीजिए कि किसी वस्तु पर हम, क्वेश्चन मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कीजिए। किसी वस्तु पर हम 14 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, किसी वस्तु पर हम 14 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट जो है, किसी वस्तु पर हम 14 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और वस्तु में जो है विस्थापन 5 मीटर हो रहा है, वस्तु में विस्थापन 5 न्यूटन हो रहा है, वस्तु में विस्थापन 5 मीटर का हो रहा है। तो हमसे पूछा जाएगा तो बताइए वर्क क्या होगा। तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ऐसे डिनोट करेंगे, यफ का मतलब आपको पता चल गया, यफ यानी कि फोर्स, यानी बल लगा रहे हैं यानी कि फोर्स, यानी कि यफ यानी कि 14 न्यूटन। यस जो है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, ये 5 मीटर। तो डब्ल्यू क्या होगा, कहेंगे भैया हमको पता है, वी नो दैट
W इज इक्वल टू एफ इंटू एस। अगर एंगल दिया रहता तो यहाँ पे cos थीटा ऐड करते, एंगल दिया नहीं है तो एफ इंटू एस सिंपल लेके चलेंगे। फिर कहेंगे यानी कि एफ हमारा क्या दिया है 14 न्यूटन और हमारा डिस्प्लेसमेंट जो दिया है 5, यानी कि हमारा 14 बच्चे तो यानी कि 17 जूल। देखो ये भी देखना कि ये न्यूटन है मीटर है, न्यूटन मीटर मिलकर जूल ही तो बनाते हैं, तो यहाँ पे जूल ही लिखेंगे, यानी कि 17 जूल का वर्क होगा। सेकंड क्वेश्चन, एक दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि एंगल के बेस पे दे देता हूं, किसी वस्तु पर 45 अंश के कोण पर बल 14 न्यूटन का बल लगाया जाता है या 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, यानी कि 45 अंश के कोण पर हमारा 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। तो जो है विस्थापन 10 मीटर का होता है, तो विस्थापन हमारा 10 मीटर का होता है। तो कार्य का बात तो बताइए उसमें कितना कार्य किया गया, तो वर्क का वैल्यू बताइए। वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा कर देंगे, रख देंगे। एफ का वैल्यू भैया कितना है 10 है, फिर देखिए एस का वैल्यू 10 है, यानी थीटा का वैल्यू क्या है cos 45, यानी कि 10 इंटू इसका वैल्यू 1/√2, यानी कि इसको कह सकते हैं 10 इंटू 2 इंटू 10, अरे सॉरी 100 बोल सकते हैं। इसको √2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 50 √2, और न्यूटन मीटर में है यानी कि जूल। अगर यही हमारा मान लो एक न्यूटन में दिया है, एक सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको मीटर में चेंज कर लो या इसको डाइन में चेंज कर लो। तो फिर अगर मान लो आंसर में ही पूछता है एमकेएस पद्धति में अगर बताओ या डाइन में बताओ या अर्ग में बताओ या जूल में बताओ, तो उस टाइप से इसको आप सॉल्व कर लेना। एक क्वेश्चन नोट करिए आप लोग, एक क्वेश्चन नोट करिए, मैं होमवर्क के तौर पे देता हूं। लिखिए किसी वस्तु पर कितना बल लगाया जाए कि वस्तु में विस्थापन जो है 2 मीटर का हो, वस्तु में विस्थापन 2 मीटर का हो, 2 मीटर का हो और बल की दिशा में हो। यदि किया गया कार्य 16 जूल का है तो ठीक, जबकि किया गया कार्य 16 जूल का है। यदि लिख सकते हैं या जबकि लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों मैं यहीं पे अपना जो है लेक्चर बंद करता हूं और आप लोग को फिर अगले चैप्टर में मिलूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं और अच्छे वीडियो अच्छे टॉपिक पे आपको शेयर करता रहूँगा। ओके, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।